हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीला क्लासेस में। तो फ्रेंड्स देखिए, हल्का क्वेश्चन जो ईवीएस में है, आज हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो कि डायरेक्शन को लेकर के क्वेश्चन बहुत सारा आता है और इसी में बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन करिए जिससे कि सभी फंसे तो आपका स्कोर इसी में बढ़ता है। जो थोड़े से मुश्किल प्रश्न आते हैं उसी में स्कोर बढ़ता है, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 20 क्वेश्चन आज करेंगे और प्लीज़ आप लोग अपना मॉक टेस्ट भी दीजिए, अपनी तैयारी को जांचें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है। किसी का एग्ज़ाम 28 तारीख से स्टार्ट भी होगा तो किसी का जनवरी में जाएगा। तो चलिए, जिनका जनवरी में जाएगा उनके पास अभी टाइम है तैयारी करने के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में क्या है कि व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, मतलब जो आपका स्कूल है वो ठीक सामने तो है मगर क्या है कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण आप क्या कर सकते हैं कि सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं। देखिए क्या बोला है, दक्षिण में 125 किलोमीटर। तो देखिए, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण में बोला है, फिर बोला है कि ठीक पूर्व में 100 किलोमीटर पूर्व में जाना है, और फिर उसके बाद लंबा सुरंग पार करते हुए फिर जाना है ठीक उत्तर में। उसके बाद क्या करना है कि वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं और वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। देखिए, तो घर पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन तो सभी जानते हैं कि इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, यानी उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो देखिए, इसी पर हम लोग समझेंगे कि क्या बोल रहा है। पहले बोला है कि आप दक्षिण में 125 किलोमीटर जाते हैं। आप यानी कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो दक्षिण नीचे हो गया तो कितना गया, 125 किलोमीटर गए। उसके बाद क्या बोला, फिर पूरब बोला है। पूरब कितना जा रही है, 100 किलोमीटर। तो पूरब किस साइड जाएगा, जब हम दक्षिण यहाँ से चले हैं, यहाँ नीचे आए तो पूरब हम लोग इधर जाएंगे। तो 100 किलोमीटर कहाँ गए, पूरब गए। 100 किलोमीटर पूरब आ गए। अब उसके बाद बोला 100 किलोमीटर पूरब जाने के बाद ठीक हम लोगों को फिर उत्तर जाना है 125 किलोमीटर। तो उत्तर गए हम लोग 125, यानी फिर 125 किलोमीटर कहाँ गए, उत्तर आ गए, ऊपर की तरफ आ गए। ये था हमारा एक्स। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कहाँ से चले हैं, ठीक दक्षिण एक्स पर स्थित है आपका घर। तो 125 किलोमीटर गया। अब बोल रहा है कि जो आपका घर है, जो वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, वाई पर मान लीजिए ये हमारा एक्स, यहाँ से हम चले थे घर से दक्षिण, पहले उतरे 125 किलोमीटर, फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरब आए। पूरब इधर आता है ना, तो पूरब आए 100 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या बोला कि उत्तर जाना था फिर 125 किलोमीटर। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच गए। तो अब बोल रहा है कि वाई पर जब हम लोग पहुँचे तो उसके सापेक्ष में, मतलब एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। एक्स पर देखिए, वाई के सापेक्ष हमारा जो ये एक्स है वो कितना किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर ही इतना आए थे ना, 125 यहाँ है, 125 यहाँ है, तो यही ना बचा हमारा। 125 इधर भी चले, फिर 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर की ही दूरी यहाँ पर भी होगी। तो क्या होगा, 100 किलोमीटर ठीक पश्चिम। देखिए, ये इधर आए हैं तो इधर हम लोग को जाना है। पश्चिम पूरब का भी ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष में पूछ रहा है। वाई पर हम लोग आए हैं तो वाई से बोल रहा है कि एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो एक्स पर हमारा घर कहाँ स्थित है, इसके पश्चिम में स्थित है। तो देखिए, इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन बनाना होगा। वहाँ पर जो मुश्किल क्वेश्चन है वही जो डील करता है वही स्कोर अच्छा लाता है, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन रहता है उसको तो सभी बना लेंगे, तो जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा सभी लोग छोड़ेंगे और आप बनाएंगे तो उसमें स्कोर तो लाएंगे ही। तो ये इसका आंसर क्या हो गया कि ठीक पश्चिम आ रहा है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्शन वाले मिलेंगे जिसको आपको डील करना है। तो इसका हो गया 100 मीटर ठीक पश्चिम की तरफ जो उसका घर है वो विद्यालय से पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। जंगल है तो ये कौन से राज्य में है। देखिए, तो ये तो सभी बना लेंगे कि तोरांग का जंगल कहाँ गया है, झारखंड में तोरांग को जंगल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, झारखंड। इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। मतलब एक इकारा है, जो टीचर है, जो कि अपने बच्चों को ईवीएस में समाचार पत्र, मतलब वो बोलती हैं कि डेली आप लोग न्यूज़ पढ़िए या ये सब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये किस लिए करती है, ऑप्शंस देखते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं,
ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। नई पत्रिका है, प्रतिस्पर्धी क्या बनाएंगे? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायक करते हैं। तो देखिए, जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हम संसार से जुड़ते हैं, देश विदेश की नॉलेज भी लेता है। इससे बच्चों का क्या होता है कि ज्ञान भी बढ़ता है। जो उनको जानकारी नहीं भी रहता है वो भी वो न्यूज़ देख करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। समाचार पत्र पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो ज्ञान का भंडार है वो विकसित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन आप करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी सीटेट में रिपीट होते रहता है। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। मतलब एक वाणी है जो अपने 50 छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि मतलब ऐसी एक्टिविटी से जोड़ना चाहती है जिसमें कि जो बच्चे के वो सारी इंद्रियां क्या हो, शामिल हो, अधिक से अधिक इंद्रियां शामिल हो। मतलब उसमें उनको सुनने को भी मिले, देखने को भी मिले, बोलने को भी मिले, कुछ करने को भी मिले। तो ऐसा यहाँ कहा गया कि सारी इंद्रियां शामिल हो। तो ये कार्य कौन सा ठीक होगा? देखिए ऑप्शन में क्या दिया है कि उचित AV यानी ऑडियो वीडियो साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। दूसरा है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तीसरा है कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। चौथा है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर इंद्रियां शामिल करने की बात कही गई है। तो इंद्रियां किससे शामिल होगी सबसे अधिक? तो उचित AV जो ऑडियो वीडियो साधन है, जैसे हम लोग बच्चों के सामने स्मार्ट क्लासेस लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की जो इंद्रियां होती है वो शामिल होती है। वो देखेंगे भी, समझेंगे भी, एक दूसरे से डिस्कशन भी करेंगे इस बारे में, या फिर टीचर भी अच्छी तरह से उनको समझाएगा। तो इसमें उनकी इंद्रियां अधिक से अधिक क्रियाकलाप करेंगी। तो इसका आंसर क्या हो गया है? A कि उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाए। मतलब पर्यावरण जो अध्ययन है उसमें प्रश्न करने के लिए एक युक्ति के रूप में उसको उपयोग किया जाना चाहिए। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, नियमों का नेगेटिव वर्ड आ गया। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। देखिए आप क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर कर रही हो तो वहाँ पर भी आप टैग वर्ड को पहचानिए कि कौन सा टैग वर्ड सबसे ज़्यादा टैली कर रहा है, मतलब तो उससे आंसर सही होता है। और एक सीटेट में ये भी कहा जाता है कि जहाँ कुछ ना समझ में आए तो जो बड़ा ऑप्शन दिख जाए उसको आप सही करके आगे बढ़िए। जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तीसरा है अनुशासन को बनाए रखने के लिए तथा चौथा है ध्यान खींचने के लिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने का एक युक्ति मतलब क्यों प्रश्न किया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है? तो कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जब हम प्रश्न करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, सभी एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं सर कहीं हमसे ना प्रश्न पूछ लें। तो वो क्या होते हैं कि उसमें एक्टिव हो जाते हैं और जिज्ञासु हो जाते हैं जानने के लिए। और पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत रोमांचकारी वाला विषय है जिसे कि पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है बच्चों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है पूछा है। समानता के प्रति सरोकार, ये तो है EVS में। अवधारणा मानचित्र, सहयोग भी है। न्याय के प्रति सरोकार, तो ये सब आकलन किया जाता है कि बच्चे के अंदर कितनी मतलब दूसरों के प्रति वो समर्पित है, कितना मदद कर सकता है, कितनी उनमें नैतिक शिक्षा है। लेकिन ये जो अवधारणा मानचित्र है ये विभिन्नताओं को देखने के लिए मिलती है। ये अवधारणा मानचित्र है, इसमें व्यापक संकेत नहीं है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अवधारणा मानचित्र। ये आप रट भी लीजिएगा कि अवधारणा मानचित्र जो है EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, EVS की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। EVS की एकीकृत प्राकृतिक जो है वो सहायक है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या में का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं का विवरणों में सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। पाठ्यचर्या को भार कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, मतलब पाठ्यचर्या का भार को कम करना और शिक्षार्थियों को जो है वो सार्थक पूर्वक सीख सके। तो EVS का एकीकृत प्राकृतिक संसाधन क्या है? सहायक क्या है? एकीकृत सहायक। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन ये होगा कि जो पाठ्यचर्या का भार है उसको कम किया जाए और विशिष्ट प्रकरणों को पेश किया जाए। मतलब स्पेशल कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक ऐसे प्रस्तुत किया जाए जिससे कि बच्चे अच्छी प्रकार से सीख सके और समझ सके। तो यहाँ ये नहीं कि हाँ ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें ला दी और बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सहायक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। जो कक्षा 5 के जो बच्चे हैं ये वो आमतौर पर दिया हुआ कार्य क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, क्या हो सकता है? माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें,
उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, या फिर किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो यहाँ पर हमें बच्चे को क्या करना है, जब वो कार्य नहीं दे रहा है तो उसकी कठिनाई का पता लगाना है और उसके अनुसार जो कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करनी चाहिए। इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो गया सी, कि बच्चे की कठिनाई का हमको पता लगाना है और उसी के अनुसार भी मतलब उसकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्र कौशल ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या दर्शाता है? इससे क्या सीखने को मिलता है? रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो जो ईवीएस में जो मानचित्र है वो क्या करता है, वो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, जैसे हम कोई भी मानचित्र है, मैप है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्थान को समझ पाते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैप के द्वारा हम किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को पता लगा सकते हैं कि ये जगह कहाँ है, किस दिशा में है या किस स्थिति में है, उसके अगल बगल में क्या है। तो मैप के द्वारा हमें क्या होता है कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेतृत्व में बनाया गया था? तो हमारा संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया। और इसका बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। और इसको कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए दिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। नीचे पौधे के बारे में कुछ कार्य दिया गया है जिसके बारे में हमें पता लगाना है। क्या है पॉइंट में? पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसमें 1-2 पॉइंट करके दिया है। देखिए ऑप्शंस के द्वारा दिया है कि 1 2 3, 2 3 4 या 3 4 या 1 2। तो इसमें से बोला है क्वेश्चन में कि इसमें से जड़ों का कार्य क्या है? जड़ का कार्य पूछ रहा है। तो जड़ का कार्य क्या होता है? वो तो पौधों को सहारा देना, एक तो सही है। तो एक किस में है? एक देखिए 2 में है, सी और बी में है। तो ये दोनों तो पहले ही ऑप्शन सट गया। अब यहाँ पर पूछा है कि ह्यूमस प्रदान करना है, लेकिन जड़ का जो कार्य होता है वो ह्यूमस प्रदान करना नहीं होता है। तो सी भी कट गया। तो आंसर क्या निकल गया? इस प्रकार से हम जल्दी जल्दी से आसानी तरीके से आंसर तक पहुँच सकते हैं। या फिर देखिए भोजन संचित या भंडारण करना भी किसका कार्य होता है? तो जड़ का कार्य होता है। और पानी और खनिज को अवशोषित करना भी जड़ का कार्य होता है। देखो 1 और चौथा भी अगर आप लोग को पता है तो ये क्या हो जाता है, ये तीनों पॉइंट कट जा रहा है और ये बी आंसर इसका आ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, 1 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है, यानी कच्चा तेल कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है? तो गुजरात और तमिलनाडु, बिहार, बॉम्बे तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात में प्रत्येक वर्ष में क्या 90 टन जो कच्चा तेल होता है वो प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना, देखिए 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आप लोगों ने ईवीएस की वीडियो अगर देखी होगी, जो क्लास चला था 1 2 3 ऐसे कर करके 7-8 जो वीडियो है उसको आप लोग प्लीज़ देख जाइए। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, एक दिन में आप चाहते हैं तो एक दिन में भी उसको पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। तो उसमें क्या था कि बाज, चील और गीद जो है वो इंसान से क्या करता है? 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। और अगर आप लोग को नहीं भी पता है तो देखिए कौवा तो देखेगा नहीं, ये भी कौवा नहीं देख सकता, या फिर मोर के द्वारा ही कट गया। और यहाँ पर कबूतर इतना 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो कौन सा बच गया? बाज, चील और गीद जो है वो 4 गुनी दूरी से ही वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, जो बुनाई होता है साड़ियों पर उसे क्या कहते हैं? पोचमपल्ली कहते हैं। और डैश के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो किस राज्य का भाग है? तेलंगाना का भाग है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दिया ना, तेलंगाना दे देगा या आंध्र प्रदेश दे देगा, तो तेलंगाना का भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, आयरन पूछ रहा है कि आयरन की मात्रा सबसे अधिक किस में है? आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी कट गया, बंद गोभी कट गया। देखिए ऑप्शंस के द्वारा भी हम खेल सकते हैं, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो पत्ता गोभी क्या हो गया? कट गया। गुड़, आंवला और टमाटर। देखिए आंवला में भी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, लेकिन ये टमाटर आ गया, टमाटर में नहीं पाया जाता है। किसमें आ गया? आंवला, पालक और गुड़। जो आंवला, पालक और गुड़ है इसमें आयरन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, उसको सबसे ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, उसे क्या डॉक्टर सलाह देते हैं? आंवला, पालक और गुड़ खाने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने
मटर के पौधे पर, देखिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के जो पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये किसने किया था मटर पर प्रयोग? तो मटर पर प्रयोग जो किए थे वो ग्रोगर जॉन मेंडल किए थे। मेंडल से याद रखिए मटर, और इन्होंने ही क्या किए थे? प्रयोग किए थे मटर पर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर यानी 11 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ये कहाँ के लोग बनाते हैं जो बांस के खंभों पर बनाते हैं? ये असम के लोग बनाते हैं। घर अपना 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर झोपड़ी की तरह बनाते हैं और उसी पर रहते हैं। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना जो बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः है। तो देखिए इसको आप लोग मानचित्र एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर ही हम सीधे बता देते हैं। देखिए जैसे इंडिया का आंसर क्या हो जाए? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दिशा में पड़ता है जो भी। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत कक्षा के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन कर। अगला ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यही आंसर होगा कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर पढ़ाने से क्या होता है? बच्चे में रुचि भी उत्पन्न होती है। एक विषय पढ़ करके बच्चे बोर हो जाते हैं ना, तो 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर पढ़ाने से बच्चे में क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है और वो उस विषय को अच्छे प्रकार से समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? देखिए 6 विषयों में से एक है, तो आप लोग वो 6 विषय जरूर याद रख लीजिए कि अगर उप विषय दे भी देता है तो वहाँ पर हम विषय को अगर याद है तो वहाँ विषय क्या कर सकते हैं? विषय अगर याद रहेगा तो हम आंसर तक पहुँच सकते हैं और सही आंसर को क्या कर सकते हैं? टिक आउट कर सकते हैं। तो देखिए चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। तो 6 विषय में ये कुछ नहीं आता है। ये था कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और 6 विषय क्या क्या था? तो फैमिली एंड फ्रेंड हो गया, फैमिली फ्रेंड हो गया, घर हो गया, जल था, भोजन, यात्रा, और फिर था हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और फैमिली एंड फ्रेंड के अंदर ही आ जाता है पेड़ पौधा जानवर, ये सब किसके अंदर आ जाता है? ये उप विषय हो जाता है। कभी कभी उप विषय भी दे देता है, तो जानवर पेड़ पौधा ये सब उप विषय आ जाता है फैमिली एंड फ्रेंड के अंतर्गत। तो ये सब ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनसे नंबर बहुत गेन होता है, तो इनको छोड़ना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।